हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का विषय है तिथि, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। इन 5 अंगों से मिलकर हमारा पंचांग बनता है, जिसका ज्योतिषमय महत्व है। पंचांग की सहायता से ही हम ज्ञात करते हैं कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, कौन सा ग्रह ट्रांजैक्शन करेगा। तो ये सब पंचांग के अंग हैं। तो पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग है तिथि। आज हम तिथि के बारे में बात करेंगे। क्या होती है तिथि, क्या होता है तिथि क्षय और क्या होता है तिथि वृद्धि। तो तिथि के बारे में बात करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच 12-12 अंशों का अंतर तिथि कहलाता है। सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश कंप्लीट कर लेता है, तब एक तिथि कंप्लीट मानी जाती है। जैसे कि सूर्य 0 अंश पर है और चंद्रमा भी उसके साथ, चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही अक्ष पर हैं, मीन्स 0 अंश पर हैं। और चंद्रमा सूर्य से 12 अंश जब 0 से आगे बढ़ने की शुरुआत करता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। और जब 12 अंश कंप्लीट कर लेता है, पूरे 12 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पूर्ण हो जाती है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया आरंभ हो जाती है। ऐसे ही जब 24 अंश पूरे कर लेगा, तो प्लस मीन्स 12 + 12 24, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही जब 36 अंश पूरे कर लेगा सूर्य से, तो तृतीया तिथि पूर्ण हो जाएगी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि तिथि से हम ये भी ज्ञात पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से कितनी दूरी पर है। अब अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्री पर होते हैं। फिर चंद्रमा 12-12 अंश करके आगे बढ़ता है और शुक्ल पक्ष की तिथियां चलती हैं। इसी प्रकार जब चंद्रमा 180 अंश पर पहुंचता है, मीन्स बिल्कुल सूर्य के सामने, तब पूर्णिमा तिथि होती है। ठीक है। और शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता है। 180 अंश से जब आगे 12 डिग्री बढ़ता है, तब कृष्ण पक्ष की तिथियां प्रारंभ होती हैं। और ये 12-12 करके, ये जब 360 डिग्री पूरी करके सूर्य के साथ दोबारा लगभग 0 अंश पे पहुंच जाता है, लगभग नहीं मीन्स 0 अंश पे ही पहुंच जाता है, तब अमावस्या होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से तिथियां, इन्हें हम अभी पूरी तरीके से समझेंगे। तो बात करते हैं तिथि क्या होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस को तिथि कहा जाता है। या सूर्य और चंद्रमा के बीच 12-12 अंशों के अंतर को तिथि कहते हैं। ठीक है मित्रों। अब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल बात भी कर लेते हैं इस बारे में। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, वो पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर है, खगोलीय घटनाओं के आधार पर है।
तो अब बात करते हैं कि हम ये कैलकुलेशन कैसे करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो उनका एक परिक्रमा पथ होता है, लेकिन ये परिक्रमा पथ कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, पूरी तरीके से वृत्त नहीं है। ये क्या है? इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार पथ है ये, ठीक है। मीन्स इस पाथ की त्रिज्या जो है वो वेरिएबल है। ये त्रिज्या, ये दूरी और ये दूरी जैसा कि हम देख रहे हैं अलग अलग होती है। ओके, मान लीजिए अगर सूर्य यहां पर स्थित है, ओके, और चंद्रमा यहां कहीं पर भ्रमण कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि ये जो दूरी है, तो इस दूरी में यदि चंद्रमा यहां से यहां तक 12 अंश की दूरी तय करता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये, और एक डिस्टेंस अगर मैं मान लूं ये और ये, ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी अपेक्षा ये डिस्टेंस अधिक है, ठीक है। चलेगा 12 डिग्री ही, लेकिन ये डिस्टेंस इसको यहाँ पर ज्यादा तय करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस, कभी कभी ग्रहों की जो गति होती है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, कि टाइमिंग उसकी फिक्स नहीं है कि इतना। चंद्रमा की ये जो गति है ये कभी कभी 20 से 22 घंटे में पूरी होती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है, इस डिस्टेंस को 20 से 22 घंटे में पूरी पूरी कर लेता है, और यहाँ पर इसको यही दूरी तय करने में उसको 25 से 27 घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे से अधिक लग जाएंगे, और ये 24 घंटे से कम में पूरी कर ले रहा है। इसी वजह से तिथि वृद्धि और तिथि क्षय होती है, क्योंकि पात, इस पात के कारण, ठीक है। इसे हम आगे समझेंगे कैसे, कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इस पथ पे चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि चंद्रमा भी यही है, जीरो अंश, जीरो अंश हो गया ना जब दोनों एक ही अक्षांश के हैं तो, ठीक है। यहाँ आप क्या मानेंगे? अमावस्या तिथि, ठीक है। अब ये यहाँ से चलेगा 12 अंश, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आ गया, ठीक है, 12 अंश कंप्लीट किए इसने, और ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। अब ये यहाँ क्या हो गया? प्रतिपदा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से और 12 अंश आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ आया तो ये प्रतिपदा थी, अब यहाँ से यहाँ आ गया तो द्वितीया कंप्लीट हो गई। 12 अंश पूरे होने पर तिथि कंप्लीट हो जाती है,
मीन्स 12 से 24 अंश के अंदर रहेगा तब तक द्वितीया चलेगी, और जैसे ही 24 अंश कंप्लीट हो जाएंगे तब द्वितीया तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, 24 अंश हो गए। ठीक है, तो सूर्य से चंद्रमा की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 24 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए और 12 अंश चला और चंद्रमा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये भी 12 अंश इसने चले, और ये कौन सी, 1 2 3 तृतीया तिथि हो गई। टोटल अंश कितने हो गए? 36, 36 अंश पे पहुंच गया। ठीक है, इसी प्रकार से चंद्रमा ऐसे करके चलता रहेगा, और जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कितने अंश पे? 180 अंश पे। तो आप देखोगे दोनों आमने सामने आ गए। ठीक है, सूर्य से आगे की तरफ चला और सामने बिल्कुल आ गया। ये क्या है? पूर्णिमा तिथि। ठीक है, और यहां तक क्या रहा? यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया थी वो किस में पूरी हुई? शुक्ल पक्ष में ये तिथियां आई। ठीक है, देखिए 15 तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष में, और 15 ही तिथियां होती हैं कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं तो शुक्ल पक्ष की तिथियां 1 से 15 तक काउंट होती हैं, और कृष्ण पक्ष की तिथियां 16 से 30 तक काउंट होती हैं। तभी तो मंथ पूरा होता है, चंद्रमास का मंथ ऐसे पूरा होता है। ठीक है, अब यहां तक आ गया, पूर्णिमा हो गई। अब ये यहां से आगे बढ़ेगा 12 अंश। ठीक है, मान लो चंद्रमा यहां आ गया। ठीक है, कितने हो गए? 192 अंशों पे आया, और यही क्या है? 12 अंश कंप्लीट किए, यहां आ गया। और ये क्या है? अगर ये क्या है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, फिर इसने 12 अंश चले, और ये मान लीजिए यहां आ गया। ठीक है, तो ये 12 अंश और ऐड हो गए इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 और 10 और 2, 204 अंश। ठीक है, 40 दिख रहा, 204 अंश। ठीक है, अब ये क्या हो गई? कृष्ण पक्ष की द्वितीया। ठीक है, ऐसे ही कर करके चंद्रमा दोबारा वापस यहीं आ जाएगा, और क्या बनेगी? अमावस्या तिथि बनेगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए मित्रों, मित्रों, चंद्रमा जब सूर्य से आगे की तरफ चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तब क्या हो रहा है? शुक्ल पक्ष, और बिल्कुल सामने आ जाता है, पूर्णिमा हो जाती है। फिर चंद्रमा सूर्य से पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में चल रहा है चंद्रमा। ठीक है, तो जब सूर्य से आगे की तरफ चलता है तब शुक्ल पक्ष होता है, और चंद्रमा जब सूर्य से पीछे की ओर चलता है तब कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, और हमारी टोटल तिथियां कितनी होती हैं? 30। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में होती हैं, और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में होती हैं। टोटल कितनी तिथियां हो गई? 30 तिथियां। डिग्री लगा दिया, टोटल 30 तिथियां हो गई। ठीक है, अब और बात करते हैं इसके बारे में कि हमने 12 डिग्री ही क्यों ली। ठीक है, वो भी बताते हैं, बात करते हैं कि देखिए, सर्किल चाहे सर्कुलर हो या दीर्घ वृत्ताकार हो, टोटल वैल्यू कितनी रहती है? 360 डिग्री। अभी हमने बात की टोटल तिथियां कितनी हैं? कुल
तिथियां कितनी होती हैं? 30। ठीक है। और इस दीर्घवृत्ताकार पथ की वैल्यू क्या है? 360। तो हम क्या करेंगे, 360 को भाग कर देंगे 30 से। कितना प्राप्त होगा? 12 अंश। ठीक है। तो ये 12 अंश ही चंद्रमा क्या करता है, 12-12 अंशों के अंतर में चलता है, और यही 12 अंश क्या कहलाते हैं? चंद्रमा की कला कहलाते हैं। ठीक है। चंद्रमा की एक कला 12 अंश की होती है, तो 30 कलाओं में चंद्रमा सारी प्रक्रिया पूरी करता है। पहली 15 कलाओं में बढ़ता है और दूसरी 15 कलाओं में घटता है। ठीक है। इस हिसाब से हमें तिथियों की काउंटिंग करते हैं। अब क्या होता है तिथि क्षय और तिथि वृद्धि, इसके बारे में मान लीजिए तिथि क्षय क्या है। तिथि क्षय, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा जो है ना, कोई आइडियल टाइम नहीं है कि 24 घंटे में ही पूरा करेगा अपने वारांशों को। कभी कभी 20 से 22 घंटे में पूरा कर लेता है, और कभी कभी वो 25 घंटे से ज्यादा ले लेता है, 24 घंटे से अधिक ले लेता है, 25 से 27 घंटे भी ले लेता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, किसी एक तिथि का मान बढ़ जाता है और दूसरी तिथि का क्षय हो जाता है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि प्रतिपदा को सूर्योदय 5:30 पर था प्रातः। ठीक है। और प्रतिपदा लग गई। प्रतिपदा लगने का अर्थ ये है कि चंद्रमा के जो अंश कंप्लीट हुए होंगे वो इसी समय, मान लीजिए 5:10 पे, 20 मिनट पे, 25 मिनट, मतलब इस समय से पहले हो गए। मान लीजिए 5:22 पर ही पूरे हो गए, प्रतिपदा लग गई। ठीक है। इस प्रतिपदा ने इस सूर्योदय को स्पर्श किया। ठीक है। सूर्योदय के समय ये प्रतिपदा तिथि लग गई थी। तो ज्योतिष में एक नियम है, सूर्य व्यापनी तिथि या उदया तिथि। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही उस दिन की तिथि मानी जाती है। ठीक है। तो अब ये प्रतिपदा हो गई, और ये प्रतिपदा अगले दिन, मान लीजिए कि सूर्योदय था 5:31 पर। ठीक है। प्रतिपदा 5:40 तक थी, या 6 बजे तक थी, जो भी थी, मतलब 6 बजे तक थी। ठीक है। इसने इस सूर्योदय का भी स्पर्श किया। 6 बजे के बाद क्या लगी? द्वितीया तिथि लगी। लेकिन इस द्वितीया ने इस सूर्योदय को स्पर्श नहीं किया। ठीक है। तो अब चूंकि एक चीज देखिए, पहले दिन प्रतिपदा थी, 5:30 पर सूर्योदय था, और 5:22 पे प्रतिपदा लग गई थी, तो उस दिन तो प्रतिपदा रही। अगले दिन क्या हुआ कि 5:31 पे सूर्योदय था और 6 बजे तक प्रतिपदा थी। तो इस दिन की भी तिथि क्या मानी गई? प्रतिपदा ही मानी गई। ठीक है। द्वितीया काउंट नहीं हुई। अब द्वितीया ने सूर्योदय को स्पर्श नहीं किया, तो एक प्रकार से प्रतिपदा की तिथि वृद्धि हुई। ठीक है। और द्वितीया ने यहां भी स्पर्श नहीं किया। उससे अगले दिन क्या हुआ, मान लीजिए कि 5:32 पे सूर्योदय था, और द्वितीया समाप्त हो गई 5:10 पे, और यहां से क्या लग गई आगे? तृतीया तिथि लग गई। ठीक है। तो द्वितीया तिथि ने इस बार भी सूर्योदय को स्पर्श नहीं किया। तो द्वितीया तिथि क्या मानी जाएगी? अब मान लो इससे एक दिन पहले हमने द्वितीया तिथि के हिसाब से प्रतिपदा मानी, और दूसरे दिन तृतीया लग गई, तो द्वितीया तिथि का क्षय हो गया। तो यही क्या होता है, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। जो तिथि जो तिथि
किसी भी सूर्योदय का स्पर्श ना करे। ना करे, उसका है माना जाता है, या उस तिथि का, उस तिथि का क्षय माना जाता है। और जो तिथि दो सूर्योदयों का स्पर्श करे। उस तिथि की वृद्धि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये गणित समझ में आया होगा। तिथि क्षय, तिथि वृद्धि पूर्णतया एक खगोलिक और वैज्ञानिक घटना है। अब बात करते हैं तिथियों के कुछ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो हमारे वैदिक ज्योतिष में तिथियों के 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 नंदा, नंबर 2 भद्रा, नंबर 3 जया, नंबर 4 रिक्ता, और नंबर 5 पूर्णा। ठीक है, इनका क्या मतलब है? नंदा का स्वामी शुक्र होता है, भद्रा का स्वामी बुध होता है, जया का स्वामी मंगल होता है, रिक्ता का स्वामी शनि होता है, और पूर्णा का स्वामी गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंदा तिथियां। ये जो तिथियां हैं सभी प्रकार से आनंददायक होती हैं, आनंद को देने वाली होती हैं। इन तिथियों में घर में कोई उत्सव है, कोई मांगलिक कार्य है, कुछ आपको नया कार्य शुरू करना है, दुकान शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, किसी से लेन देन करना है, इन सब कार्यों के लिए ये बहुत शुभ मानी जाती है। स्पेशली घर में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ उत्सव होने हैं, उनके लिए नंदा तिथि बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस तिथि में किए गए कार्य में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। भद्रा, भद्रा तिथि भी शुभ मानी जाती है। इनका स्वामी बुध है, और स्पेशली ये नए व्यापार खोलने के बारे में, या लेन देन में, निवेश में, ठीक है, वाहन आदि खरीदने के लिए भद्रा तिथियां उपयुक्त होती हैं। कोई नया वाहन लेना है तो भी आप भद्रा तिथि में ले सकते हैं। जया, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, ये तिथि उन कार्यों में उपयुक्त होती है जिनमें आपको विजय की आवश्यकता होती है। जैसा कि इसका स्वामी मंगल है, तो ये तिथि जिन कार्यों में करते हैं उनमें आपको विजय की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी केस हैं, वाद विवाद है, भूमि संबंधी विवाद है, तो उन तिथियों में यदि आप जया तिथि में ये कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। तो रिक्ता तिथियां शुभ नहीं कही गई हैं।
और रिक्ता का अर्थ होता है खाली तिथि। लेकिन क्या ये हर कार्य के लिए त्याज्य है? नहीं। रिक्ता तिथियों में आपको वो कार्य करने चाहिए जिन कार्यों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई ऑपरेशन होना है, कोई लंबी बीमारी का इलाज चल रहा है, उसके लिए आपको जाना है चेकअप के लिए, दवा लेने के लिए, ठीक है, कुछ वाद-विवाद चल रहा है कोर्ट वगैरह में और आप चाहते हो कि ये वाद-विवाद खत्म हो जाए, तो आपको रिक्ता तिथियों में ये काम करने चाहिए। पूर्णा तिथियाँ, पूर्णा तिथियाँ सर्व प्रकार से मंगलदायी कही गई हैं, चूँकि इनका स्वामी गुरु है और इन तिथियों में सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, विवाह आदि कार्य भी इन्हीं तिथियों में करने चाहिए, ठीक है? उत्सव आदि मांगलिक कार्य हैं, घर में कुछ नया आप मकान बनाना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो इसके लिए पूर्णा तिथियाँ सर्वथा उपयुक्त हैं। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी तिथियाँ नंदा होती हैं, कौन-कौन सी भद्रा होती हैं, ये कैसे ज्ञात होगा? तो दोस्तों, बात करते हैं अ, एक से 11 मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये नंदा तिथियाँ होती हैं। 2, 7 और 12 ये भद्रा तिथियाँ होती हैं। 3, 8 और 13 ये जया तिथियाँ होती हैं। 4, 9 और 14 ये रिक्ता तिथियाँ होती हैं। 5, 10, 15 15 इन द सेंस इसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही आते हैं। तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या ये पूर्णा तिथि कही जाती है, ठीक है? फिर से बात करते हैं, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथियाँ होती हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथियाँ होती हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये जया तिथियाँ होती हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियाँ होती हैं। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या ये पूर्णा तिथि होती है। तो जानकारी कैसी लगी मित्रों आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस प्रकार की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए मेरे चैनल ज्योतिष विद जायसवाल पर। और यदि वीडियो पसंद आया है मित्रों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।